सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखिए सॉलिड स्टेट का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। बट उससे पहले जो पार्ट 3 में मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन जो दिया था उसको कमेंट करने के लिए बोला था, तो कुछ ही लोगों ने कमेंट किया। एक्चुअली बहुत लोग वीडियोज अभी देख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि मेरे चैनल के बारे में उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है। तो आप लोग जो है थोड़ा चैनल को शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को, ताकि सभी लोगों के पास शेयर हो जाए और सभी लोग इस लॉकडाउन में जो घर में फंसे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो भी पढ़ पाए। तो चलिए होमवर्क क्वेश्चन का जो है हम सॉल्यूशन देखते हैं। होमवर्क क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो बताया था, आपने जो पार्ट 3 पूरा देखा न्यूमेरिकल, मैंने हार्ड लेवल का न्यूमेरिकल करवाया, तो ये तो इजी था। तो पी एटम आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स, तो पी का कैलकुलेशन कितना होगा, एक का 1/8 होता है और कॉर्नर्स पे कितने एटम होते हैं 8, तो इसका तो 1 हो गया। एंड क्यू एटम्स आर प्लेस्ड एट द फेसेस, तो क्यू पे जो उसका एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है यूनिट सेल में, हाफ जो फेसेस पर है, और कितने फेसेस होते हैं 6, तो ये 3। एक्चुअली मैं स्पीड में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पिछले वीडियोज में देखिए कितने सारे अच्छे से मैंने बताया था, तो इसीलिए मैं स्पीडली बता रहा हूँ। सो पूछा क्या था यहाँ पे, लैंग्वेज में पूछा था मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू PQ3। अगर ये आया है तो सही है। एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिकली लिख कर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड किया है, तो आप लोग भी सेंड कीजिए मुझे मेरे नंबर पर। तो चलिए आज हम लोग जो है पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। बट उससे पहले जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दे, और पार्ट 3 अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको बहुत तरह के यूनिट सेल बताए थे, फेस सेंटर किसे कहते हैं, बॉडी सेंटर किसे कहते हैं, बहुत तरह के। तो वो वीडियोज देखने के बाद ही आप आगे के इस चैप्टर में प्रोसीड कर पाएंगे। सो पार्ट 3 आप ज़रूर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आप पार्ट 4 पार्ट 5 देखें, क्योंकि सब उससे ही लिंक्ड है। तो देखिए पार्ट 4 में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि रेडियस ऑफ एटम रिलेशन बिटवीन, देखो रेडियस ऑफ एटम पढ़ना है आपको, जो यूनिट सेल में एटम्स होते हैं, रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ, एज लेंथ यहाँ पे एक्चुअली लिख दे हो, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट सेल होता है जिसमें जो है एटम्स को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक यूनिट सेल जैसे मान लो सपोज डेट ये है, सपोज ये एक यूनिट सेल है। अभी मैं हर एक FCC BCC और सिंपल का अभी बताऊंगा। तो इस पे जो हम लोग इस तरह से एटम रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसे कहते हैं लेटिस पॉइंट। तो देखो ये जो है ये न्यूक्लियस एटम के सेंटर को डिनोट किया जाता है, बट रियली में जो एटम है वो कुछ इस तरह से होते हैं। देखो उसका 1/8 पार्ट कॉर्नर का इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट हो रहा है, कुछ इस तरह से वो होते हैं। तो मान लो ये एक एटम है, हमें पता ही है कि सॉलिड में जो है एटम क्लोजली पैक्ड होते ही हैं। तो ये बहुत सारे एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, आपको पता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा। ये जो वॉइड्स क्रिएट होता है ना, तो वॉइड्स भी होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये आगे वीडियोज में मैं बताऊंगा। तो उसके बाद देखो मान लो ये एक एटम ले रहे हैं, तो पूरा उसका जो है ये डायामीटर होता है, और इसका ये जो है इस पोर्शन को हम लोग यहाँ पे R से डिनोट करेंगे, R इक्वल टू रेडियस। और जो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल होता है ना, किसी भी ये एज का ये जो लेंथ है, ये जो है A के बराबर होता है। देखो एज लेंथ इक्वल टू A ऑफ यूनिट सेल, ये एटम का नहीं, ऑफ यूनिट सेल। तो एक्चुअली हम लोग को देखा जाए तो यहाँ पे रेडियस ऑफ एटम R एंड एज लेंथ A के बीच में हम लोग को रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ये भी आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। देखो पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट MCQs में आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये डायरेक्ट आता है कि ये FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का रिलेशन क्या है रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ पे। तो चलिए हम लोग अब वहीं से स्टार्ट करते हैं, मैंने बता दिया। एंड ये जो डायामीटर है, अगर आप इसे फुल D मानते हो डायामीटर, तो एक्चुअली ये जो होता है ट्वाइस ऑफ R होता है, इसलिए यहाँ पे R इक्वल टू डायमीटर बाई हाफ, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए अब हम लोग मेन स्टार्ट करने जाते हैं। यही चीज़ है, देखो यही चीज़ को मैं बार बार तो नहीं लिख सकता हूँ, तो हाँ यहाँ पे एक्चुअली ऐसे लिख देता हूँ, रिलेशन बिटवीन R एंड
ए फॉर सब के लिए हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहला है हम लोगों के लिए यहाँ पर फॉर सिंपल। सिंपल इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एससीसी बोला जाता है। और ये सभी कैलकुलेशन जो है क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ही होते हैं, जिसका ये जो होता है ना, इसको मानते हैं ए बी सी। तो उसमें जो है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, एंड अल्फा बीटा एंड गामा जो है 90 डिग्री का होता है। तो क्यूबिक यूनिट सेल, और आपके हर एक एग्जाम में यही पूछा जाएगा, ये सेल पैरामीटर से ये चेंज नहीं होगा, आपके सिलेबस में यही है। तो चलिए हम लोग सिंपल का पढ़ते हैं। तो यहाँ जगह फुल हो गया, तो मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एससीसी के लिए कैलकुलेट करेंगे। इसका जो है बहुत ही सिंपल होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले एक चलो यूनिट सेल बनाते हैं। आई होप आप लोग जो है मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होगे, क्योंकि ये एग्जाम में बनाना आपके लिए हार्ड हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस इसे नहीं करते हो। तो सबसे पहले एससीसी में क्या होता है? कॉर्नर्स पर एटम्स होते हैं। ठीक है, चलो मैं उसको दर्शा दूँ पहले। पार्ट 3 जो मैंने इस वीडियो का था उसमें मैंने फुल यही कंसेप्ट सभी में बताया था। हाँ, तो चलो यहाँ पे मैं आपको बता दिया। अब देखो कैलकुलेशन, ये तो सेंटर हम लोग दर्शाते हैं, बट एक्चुअल अब एटम का रेडियस से रिलेशन निकालना है, तो अब मुझे एटम दिखाना ही होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं, देखो इस तरह से मानते नहीं है, ये रियली में यहाँ पे इस तरह से एटम है। थोड़ा देखो ड्राइंग थोड़ा ख़राब हो सकता है, बट एक्चुअली बहुत अच्छे से मैं बनाऊँगा। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये सटा होता है। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे थोड़ा। मान लो ये 2 एटम जो है इस तरह से 8 एटम है, बट यहाँ पे एज लेंथ और इसमें रिलेशन निकालना होता है, तो यहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पे देखो, इसमें आप समझो, जो ये यूनिट सेल है तो इसका 8 कॉर्नर से यहाँ 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 पे जो है एटम्स हैं। तो मान लो यहाँ पर एटम्स एक इस तरह से, और एक यहाँ पर एटम है इस तरह से, पूरा यहाँ पे गोल करा हुआ है। तो आप समझ पा रहे हैं, और यहाँ पे दोनों एक दूसरे से सटा हुआ रहता है। तो अब यहाँ पे एक्चुअल कैलकुलेशन देखो, मैंने क्या बताया था, रेडियस उसका आता है आर, ये आर हुआ, और ये जो लेंथ है ये भी आर हुआ, एंड ये टोटल जो लेंथ है ये ए है, एज लेंथ ए है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे ये ए है, ये एज लेंथ ए है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए एज लेंथ ए, और यहाँ पर ये जो 2 एटम है इसका रेडियस आर एंड इसका रेडियस आर, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? देखो ये यहाँ पर ए जो है, यहाँ पे आप लिख दोगे फ्रॉम डायग्राम। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ए जो है इक्वल टू किसके है? 2r। देखो मीन्स r प्लस r। देखो ये ए जो है r प्लस r इक्वल टू 2r के है, तो a इक्वल टू 2r या r इक्वल टू a/2। तो यस, रेडियस में आपका जो है ये रिजल्ट निकल गया सिंपल का, और सिंपल का बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो आप इसे भी याद रखें, इसे भी याद रखें। एग्जामिनेशन में आपके MCQs में आपका कभी ऑप्शन में ये रहेगा a इक्वल टू 2r, या वो लोग r इक्वल टू a/2, सिंपल है, 2 को नीचे लिया है, तो ये कर सकते हैं। तो देखो सिंपल का कितना सिंपली मैंने a और r के बीच में दिखा दिया। बट अब जो आएगा थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करने वाली चीज़ें अब आएगी आपके पास। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उसके बाद आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मैं बहुत बड़ा लिख रहा हूँ, बट शॉर्ट में इसको FCC कहा जाता है। तो देखिए अब FCC में अगर हम लोग कैलकुलेशन करने जाएं तो अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इतना सिंपली नहीं निकलता है। तो इसको आप विजुअलाइज करें, एंड विजुअलाइजेशन दिखाने के लिए मेरे पास ये चीज़ है। तो सबसे पहले मैं एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाता हूँ। चलो थोड़ा यहाँ पे मैं चाहूँगा बड़ा बने, तो यस ठीक है। ये देखो यार, मैं
टीचर हो कि इतना बनाता हूँ और आप स्टूडेंट लोग कुछ होते हैं जो बहुत बोलते हैं सर हमसे नहीं होता है, तो ऐसा गलती ना करें, आप लोग को बनाना है। तो देखो यहाँ पर एटम्स जो होते हैं कहाँ कहाँ होते हैं फेस सेंटर में। पार्ट 3 में मैंने एनिमेशंस के द्वारा भी बताया था, वीडियो जो था एनिमेशंस में जो इससे विजुअलाइजेशन हो, कॉर्नर्स पर होते हैं 8 कॉर्नर। उसके बाद फेस है तो मीन्स फेसेस पर एक ऊपर का फेस पे यहाँ होता है, एक इधर का ये फेस है, एक इस साइड का ये हम लोगों का इधर फेस है, और एक का ये नीचे का फेस है ऊपर और नीचे, और ये जो फेस हम लोग की तरफ है एक इस पे है, और एक अंदर का जो फेस है उस पे है। तो चलो इस पे वो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसमें आप देखिए फेस सेंटर में एक यहाँ, एक यहाँ, 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 और नीचे 4 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स है कॉर्नर्स पर, और एक फेस पे यहाँ पर एटम है, नीचे है, फिर इस फेस पे है, फिर इस फेस पे है, फिर पीछे वाले फेस पर है, और फिर ये हम लोग की तरफ सामने इधर जो फेस है यहाँ पर। तो 6 एटम्स हो गए, आप इसमें समझ पा रहे होंगे। और जो एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। तो यहाँ पर जो एटम से गोल कर कर दिखाई देगा उसका आधा भाग इस यूनिट सेल में होता है, आधा भाग अंदर होता है, और आधा भाग इधर के किसी भी एक यूनिट सेल में होता है। तो इसीलिए उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, हाफ होता है। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो एक्चुअली आप किसी भी फेस को मान ले जो आपके सुविधा अनुसार ईजी लगता हो, तो आप ऊपर के फेस को मान ले, या मैं इसको मान रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा सामने है, आप लोग समझ पाओगे, ये थोड़ा उधर की तरफ है। तो यहाँ पर देखो जैसे कॉर्नर्स का मैं बताया था, तो यहाँ पे जो फेस है, तो फेस का तो एटम कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अगर एटम दिखाने चाहोगे देखो फेस का एटम कुछ ऐसा दिखेगा, और इसका ये जो सेंटर आप दर्शाते थे, और अब ये कॉर्नर्स है, ठीक है। तो कॉर्नर्स पे तो इस तरह से एटम लगे हुए हैं कॉर्नर्स पे। देखो एटम इक्वल साइज की हो बनाना, बट मेरा थोड़ा उल्टा पुल्टा बन रहा है एक्चुअली, कैमरा के नीचे बनाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद इस कॉर्नर्स को लेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से, यस इस तरह से बनेगा। देखो एक्चुअली फेस का ही मैंने छोटा बना दिया है तो दिक्कत होती है। अच्छा, और एक चीज़ है, ये जो फेस है ना, इसको आप इस तरह से फेस से जो मिलाओगे इस तरह से, इस तरह से, तो ये जो डायगोनल बन रहा है उसको कहा जाता है फेस डायगोनल। इसको भी बढ़िया से याद रखिएगा, इसको कहा जाता है फेस डायगोनल। देखो अब यहाँ पर ये एटम एंड फेस, कॉर्नर्स में और फेस में एटम होते हैं। एफसीसी में कॉर्नर्स पर फेस पर एटम होते हैं। तो आप इस डायगोनल के एक फेस डायगोनल को ले लो, और उसके उससे उस डायगोनल से सटे हुए कितने एटम्स हैं उन सभी को उसमें आप काउंट करोगे इस कैलकुलेशन में। तो कॉर्नर्स का है उसको आप काउंट करोगे, उसके बाद फेस का है उसको काउंट करोगे, और ये कॉर्नर भी उस डायगोनल को टच कर रहा है तो उसे भी मैं काउंट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए इस एटम का रेडियस कितना है r, समझ पा रहे हो। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये इसका आधा रेडियस r, और यहाँ से यहाँ पूरा रेडियस, इसका रेडियस भी r, एंड इस कॉर्नर का ये जो रेडियस है इसका भी r। तो टोटल देखो ये जो डायगोनल है उसका कितना यहाँ पर हो रहा है, तो r r r r। एक्चुअली देखो r प्लस r प्लस r प्लस r इक्वल टू 4r। तो ये और ये जो एज लेंथ है, ये जो डायगोनल जिस पे बिलोंग कर रहा है जिस फेस पे, उसका कोरस्पॉन्डिंग एज लेंथ क्या है, इसका भी यहाँ से a है एंड इसका भी यहाँ पे a है। तो देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट 1, और इसको नाम दे दो पॉइंट 2। तो पॉइंट 1 एंड 2, 1 से 2 आप ऐसे भी आ सकते हो, और यहाँ से यहाँ जाकर यहाँ से यहाँ जाकर आ सकते हो, और इक्वल डिस्टेंस ये भी है। देखो ये दोनों इक्वल है, तो मैं नीचे वालों को ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो a प्लस a, तो यहाँ पे 2a नहीं होगा। देखो एक्चुअली यहाँ पे पाइथागोरस का यूज होगा, और इसको मैं अब यहाँ पे बना रहा हूँ। एक्चुअली आप लोग कुछ ऐसा देख पा रहे होगे। तो ये r ये 4r है, एंड ये a एंड ये a है। ये इस चीज़ को मैं थोड़ा यहाँ पे आपको विजुअलाइज करा रहा हूँ थोड़ा बड़ा बनाकर। तो आप इसे देखें, और इसको अगर हम लोग पाइथागोरस के अनुसार बदल दे, इसको फ्लिप कर दे, तो यहाँ पे देखो ये 4r, ये a। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो ये तो 4r हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से ये जो है 4r है, तो पाइथागोरस के अनुसार देखो 4r का होल स्क्वायर होगा, एंड इधर से a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कैसे a स्क्वायर है। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर अभी छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन इजी करो। इसको स्क्वायर डालकर 16 r स्क्वायर 16 r स्क्वायर करने से अच्छा है यहाँ पर आप
अंडर रूट दे दो, इसको ऐड करके क्या होगा 2a²। 4r को ऐसे ही रहने तो यहाँ पे √2 निकल जाएगा, a² अंडर रूट है तो इसका a आएगा। सो यहाँ पे r इक्वल टू √2a/4। दिस इज द रिलेशन बिटवीन यहाँ पर रेडियस एंड एज लेंथ, रेडियस ऑफ एन एटम एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे a इक्वल टू देखो 4r, यहाँ पे इक्वल टू 4r अंडर रूट 2। तो ये होगा आपके एग्जामिनेशन में, ऑप्शन में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, क्योंकि ए के टर्म में इसको आर के रिस्पेक्ट में करे या ए के रिस्पेक्ट में करे, जो भी करे आपको ये दोनों रिलेशन याद रखने हैं। तो आई होप आपको इसमें समझ आ गया होगा। देखो कैसे मैंने कॉर्नर्स के एटम्स लिए और उसके बाद यहाँ पे एक फेस का एटम, एक यहाँ पे कॉर्नर्स का एटम, उसका रेडियस आर, इसका आर मीन्स ये डायमीटर, ये जो 2r हो गया, और यहाँ पे r। तो इसको ऐड करने से 4r का स्क्वायर यहाँ पे मैंने बड़ा करके अलग से दिखाया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को ये भीड़ भाड़ का इलाका समझ में नहीं आता यहाँ पे क्या चल रहा है, तो उसको मैंने अलग से दिखा दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर पाइथागोरस यूज हुआ, यहाँ पे 4r का पूरा का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर a² इक्वल टू, यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड अब हम लोग चलते हैं लास्ट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में BCC बोला जाता है। सो अब हम लोग इसका जो है कैलकुलेशन देखते हैं। सो सबसे पहले BCC का करने के लिए बॉडी सेंटर्ड का हम लोग एक यूनिट सेल बनाते हैं, ठीक उसी तरह से बनाएंगे। थोड़ा सा इस बार भी मैं बड़ा बनाऊंगा। सो आप लोग को मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग इसे बना कर प्रैक्टिस करें, और पार्ट 3 पहले ज़रूर देखें, उसमें मैंने एनिमेशन के द्वारा बताया है, जिससे आपको और अच्छे से कहीं भी समझने को नहीं मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड में जो एटम्स होते हैं 8 कॉर्नर्स पर होते हैं, मैंने दर्शा दिया। और अब इस बॉडी में देखो यहाँ पर एक बीचों बीच होता है, बॉडी में एक बीचों बीच एक एटम होता है। मान लो ये एक एटम यूनिट सेल है, तो यहाँ पर 8 कॉर्नर्स पर यहाँ पर एटम्स हैं, इस तरह से नीचे भी 4 एटम्स हैं, और एक इस बॉडी के अंदर में बीचों बीच होता है। तो आपने ये देखा ही होगा। और फेस सेंटर का जो इसमें मैं नहीं बता पाया, तो ये देखो ये डायगोनल है, ठीक है, ये मैं फेस का बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो डायगोनल है, एक एटम यहाँ पर इस तरह से कंट्रीब्यूशन, एक फेस का ये पूरा एटम यहाँ पर है, और यहाँ कॉर्नर्स पे इस तरह से एक एटम है, पूरा मीन्स है, तो इस पे तो इतना ही आएगा 1/8 पार्ट उसका। तो आप इसका, और बॉडी का मैं अभी बता रहा हूँ। तो चलो अब बॉडी डायगोनल एक बनाना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ से मान लो एक बॉडी डायगोनल पहले बनाते हैं, कॉर्नर्स को मिला रहे हैं आप अपने घर के किसी भी अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाना। जैसे आप ये रूम है, अगर आप इस कॉर्नर्स को ले रहे हैं तो इस कॉर्नर से डायगोनल खींचकर नीचे वाले कॉर्नर्स को मिलाना। देखो अंदर से आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ से इस कॉर्नर से लेकर अंदर ही अंदर जाकर यहाँ तक लाना, ऊपर का बॉडी डायगोनल। एंड आपका बॉडी सेंटर में कहाँ होता है, BCC में कहाँ होता है, कॉर्नर्स पर, बॉडी पर। तो अब एक डायगोनल आप बनाना, चाहे वो डायगोनल यहाँ से इस पे बनाना, या यहाँ से इस पे मैं बना रहा हूँ, या यहाँ से इस पे आप बनाना, जैसा भी मन, बट जो इस डायग्राम में दिखाई देगा वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो ये डायगोनल ले रहा है, अब उस डायगोनल पे लाई करने वाले हर एक एटम को आपको लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये बॉडी का एक मैं फुल डायगोनल बना दे रहा हूँ, एटम बना रहा हूँ। बहुत ही अच्छा उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है, क्योंकि ये पूरा बॉडी के बीचों बीच है, ठीक है, उसका वो सेंटर वहाँ पे। और ये जो कॉर्नर का जो है उसको भी मैं यहाँ पे दर्शा दे रहा हूँ, सटा हुआ ही है, आप अपने बुक में देख सकते हो, उसमें क्लियर डायग्राम होगा। हाँ, तो फिर यहाँ पर एक एटम है, स्फेरिकल ही होगा, बट मेरे से नहीं बन रहा है उतना अच्छा। देख लो कैसे मैंने बनाया, थोड़ा आई होप आप देख पा रहे होगे, विजुअलाइज कर पा रहे होगे। यहाँ पर एक एटम है, इस कॉर्नर पर एक एटम है, एंड इस कॉर्नर का एटम है, और उसके बीच जो लाइन जा रही है वो लाइन यहाँ के जो बीच का जो एटम है उससे होते हुए जा रही है। तो यहाँ पर भी अब कैलकुलेशन देखो सिंपल कैसे होगा।
ये जो है इसका रेडियस r हो गया, एंड इसका इतना बड़ा रेडियस r है, एंड इसका ये फिर से r है, ये r ये r ये r एंड एक्चुअली ये r। तो इसमें सिंपल इसलिए होता है ना कि फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर में दोनों 4r ही होते हैं, 4r, r प्लस r प्लस r प्लस r इक्वल टू 4r। बट यहाँ पर जो है आप यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए फेस में तो आप यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको ले लिए, बट अब बॉडी में जो है आपको यहाँ से ए जाना होगा, यहाँ से ए जाना होगा, एंड यहाँ से ए डिस्टेंस जाना होगा। मीन्स ये पॉइंट 1 है, ये 2 है डेस्टिनेशन। तो 1 से 2 पर जाने के लिए तो आप एक ये रास्ता अपनाओगे जिसका डिस्टेंस है 4r, देखो 4r है, और यहाँ से जाने के लिए ए स्क्वायर यहाँ पर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर भी एक्चुअली मैं इस तरह से आपको दिखाऊंगा डायग्राम वाइज। देखिए अगर मैं इसको नाम ए देता हूँ, सबसे पहले देखो मैं यहाँ से यहाँ पहुँचने का एक ये रास्ता बनाता हूँ, ठीक है। देखो मैं ये रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इससे भी सिंपल एक तरीका है। सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ ए, इसका नाम देता हूँ ए, और इसका नाम देता हूँ बी, इस कॉर्नर का नाम देता हूँ बी। मैं ब्लैक पेन से दे रहा हूँ दिखाई दे। इसका नाम देता हूँ बी, और इसका नाम देता हूँ सी, एंड इसका नाम देता हूँ डी। इसका डिस्टेंस ए है। तो सबसे पहले ना हम इस दूरी को ही ले लेते हैं। तो देखो इन ट्राइंगल बी सी डी, तो इन ट्राइंगल बी सी डी में क्या होता है, देखो ये जो बी सी है, इस बार यहाँ पे आप एक्चुअली यहाँ पे पहले एटम था फेस सेंटर पर, अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये बॉडी सेंटर है, तो यहाँ पर फेस पर कोई एटम नहीं है। तो बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पाइथागोरस का थ्योरम है। आई होप आप 12 में हो, इतना तो आप समझ ही पा रहे होगे। देन बी सी का जो टोटल वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 2a स्क्वायर का अंडर रूट होगा इसका, तो अंडर रूट ए। तो बी सी का वैल्यू क्या, ये जो बी सी है इसका जो वैल्यू आ गया अंडर रूट ए। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो चीज़ है फेस सेंटर में हम लोग का आया हुआ था, तो उसी को हम लोग लेंगे। और अब जो है यहाँ पे फिर पाइथागोरस यूज करेंगे हम लोग। एक्चुअली यहाँ पे 3 स्टेप था, ए स्क्वायर। अब ये दोनों हट गया, अब एक स्टेप आ गया रूट 2a। अब यहाँ पे जो है अगेन अब एक यहाँ पर ए सी बी ट्राइंगल, अब इन ट्राइंगल ए सी एंड बी में है, तो यहाँ पर देखो 4r, ये पूरा हाइपोटेनियस लेंगे 4r का स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर को लेंगे इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड इस साइड को लेंगे प्लस अंडर रूट ए का होल स्क्वायर। एक्चुअली आप इसको खोल कर भी पाइथागोरस मतलब आप इससे समझ लो फिर से यहाँ पे हौच पोच हो गया तो आप समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे 4r, ठीक है, ये 4r ये चीज़ है, और इसको आप लोग मान लो a, एंड इसको आप लोग मान लो रूट 2a, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होगा तो मैंने इस बेस को बड़ा बनाकर इसको बड़ा बना दिया। तो यहाँ पर सिंपली मैं 4r को इस पर तोड़ूंगा, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2a स्क्वायर, तो इसको अभी होल स्क्वायर रहने देता हूँ, एंड 4r के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4r इक्वल टू अंडर रूट 3a आ गया। सो बस अब आप क्या सोच रहे हो, यही तो आंसर है। इसको आप घेरा बना सकते हो। कुछ लोग सोच रहे थे कि और स्टेप्स चलेंगे सर, हाँ तो यही है एक्चुअली। 4r इक्वल टू रूट 3 है। एक्चुअली मुझे यही याद है, देखो मैं क्या याद करता हूँ, फेस सेंटर में 4r इक्वल टू रूट 2a एंड बॉडी सेंटर में 4r इक्वल टू रूट 3a, यही मैं सिंपली याद करता हूँ। और आगे की जो बात है वो तो यार डिराइव करने की बात है। सो r इक्वल टू रूट 3a/4 ये होगा। अब यहाँ से a के टर्म में a से निकालो, a इक्वल टू क्या आएगा 4r इक्वल टू रूट 3, तो ये तो मैंने निकाला, ये कोई अलग से डेरिवेशन थोड़ा। आप इसे याद रखो, इसे याद रखो, इसे याद रखो। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो बॉडी सेंटर का कितना अच्छा रिलेशन है क्या, a इक्वल टू 4r रूट 3 या r इक्वल टू रूट 3a/4। बट इसे आप याद रखोगे तो सिंपली होगा, क्योंकि देखो इसलिए मैं 4r पे 16r स्क्वायर 16r स्क्वायर में स्क्वायर नहीं गिरा रहा था, क्योंकि आपको याद करने में आसान हो। देखो 4r इक्वल टू रूट 3a एंड फेस सेंटर का मैं दिखा रहा हूँ, और फेस सेंटर का देखो 4r इक्वल टू रूट 2 है। तो आप ऐसे याद रखना, फेस सेंटर में 2 यहाँ पर आता है, रूट 2a आता है। तो ये
यहाँ पर इसको 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 मीन्स इसको आप याद रखो, देखो स्टार में मारा, और ये तो इससे डेराइव ही हो गया। हाँ, और सिंपल का तो ऊपर ही है, तो इसका ये दोनों याद रखो, इससे ये डेराइव हो गया। और जो है यहाँ पर बॉडी के लिए आप इसको याद रखो, 4r=√3 है। ये जो है एज लेंथ और एटम का रेडियस में रिलेशन है, तो यहाँ पर इससे ये डिराइव हो गया, इसी से ये भी डिराइव हो गया, तो ये सिंपल है। तो यही आज के वीडियो में मुझे बताना था। और उसके बाद जो है आएगा पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग इफिशियंसी। फ्रैक्शन जो होता है वो 1 के रिस्पेक्ट में होता है, इफिशियंसी जो होता है वो 100 के, मीन्स इसमें परसेंटेज आता है। तो ये इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लूँगा पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशियंसी पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा यूनिट सेल में कितना परसेंटेज जगह ऑक्यूपाइड है, कितना पैक्ड है। तो ये सब करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लूँगा, क्योंकि इस वीडियो का मिडिल से स्टार्ट करना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अपने आप में एक बहुत लंबा टॉपिक है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। इन पार्ट 5 वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। बट मैं एक विजुअलाइजेशन कराना चाहता, सॉरी विजुअलाइजेशन नहीं, मैं एक टेबल के थ्रू आपको जल्द से जल्द समराइज कराता हूँ। देखो इस समरी को आप याद रखना, क्योंकि बहुत इधर उधर करने से अच्छा है कि आप इसको अच्छे से याद रखना। देखो नेम ऑफ यूनिट सेल, पहले है नेम ऑफ यूनिट सेल, और यहाँ पे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए एंड आर मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ द एटम, यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे। तो देखो इसमें जो है मैं सिंपली मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा चलो यहाँ पर एक और भी बता दे रहा हूँ, रैंक ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, एन है। रैंक ऑफ यूनिट सेल मीन्स एटम पर यूनिट सेल। वही आपको पता है, पार्ट 3 में मैंने बताया था कि एक एटम में कितने यूनिट सेल है। तो सबसे पहले देखो सिंपल की मैं बात कर लूँ, जिसको SCC में बोल रहा हूँ। तो इसका जो यूनिट ये रिलेशन क्या था, तो यहाँ पे A=2R था, या आप इसको R=A/2 भी पढ़ो। और इसका जो है 1, इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 1, वही उसका रैंक है। चलो एक नंबर हो गया। उसके बाद सेकेंड पे चलते हैं, फेस सेंटर। तो आप लोग अच्छे से लिख लेना। हाँ, तो यहाँ पे देखो फेस सेंटर क्या है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे फेस सेंटर के रिलेशन बिटवीन ए एंड आर क्या था, मुझे जो याद है, देखो सिंपल यहाँ पे तरीका सीखो याद कैसे करना है। आराम का यहाँ पे झूठ मूठ का बर्डन मत लो, इतना लोड कि 3 याद करना है सर, 9 याद करना है, नहीं, आपको याद 3 ही करना है। आपको ये याद करके रखना है, उसमें ये याद करके रखना है। और इसमें जो है आपको 4r=√2a ये याद करके रखना है। और यहाँ से आप निकाल लो, डेराइव कर लो। आप तो बहुत बड़े हो चुके हो, आप तो ये अब डेराइव आराम से कर ही सकते हो। तो ये 3 याद करना है। और फेस सेंटर में एटम्स कितने होते हैं, 4, यही फेस सेंटर का रैंक है। यहाँ पे रैंक जो है ना, यही है रैंक। अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप डायरेक्ट बताना, FCC के लिए 4 होता है, सिंपल के लिए 1 होता है, बॉडी सेंटर के लिए 2 होता है। बहुत ही स्पीडली आपको बताना होगा। उसके बाद 3 नंबर पे देखो बॉडी सेंटर। आप स्पीड बताओगे तभी तो लगेगा यस आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, जो इतना फास्ट आप लोग बता पाते हो। औरों की तरह सोचना नहीं है। अब बॉडी सेंटर का जो क्या याद रखने बोला था, 4r=√3a, बस यही मुझे भी याद है। अब ये दोनों मुझे याद भी नहीं है, मैं खुलकर बता रहा हूँ। बट इसको आराम से डिराइव ही तो करना है यार, कितना टाइम लग रहा है डिराइव करने में। अब बोलोगे हर एक चीज़ सर याद ही कर लो, तो आप अपना बर्डन खुद बढ़ाते हो, बोझ खुद बढ़ाते हो। उसके बाद जो बोलते हो सर साइंस बहुत हार्ड है। तो इसका जो है रैंक 2 होता है, पता है। ये तो एक टेबल में मैंने सिस्टमेटिकली बता दिया। देखो सिंपल के लिए ये यूनिट रिलेशन है, ये है। और इस तरह से आप अपने घर में कहीं से लेकर आकर समझने की कोशिश खुद से करो, या आप अपने रूम को यूनिट सेल मान लो। आपका एक रूम जो है जिसमें बैठे हो, बहुत ही अच्छा यूनिट सेल का एग्जाम्पल है। तो इसमें कर लेना। चलिए मैं अब थोड़ा न्यूमेरिकल कराना चाह रहा था। मैं एक न्यूमेरिकल, इसमें जो है बहुत ही सिंपल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होता है, तो मैं एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ और एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में दे दूंगा। तो इसका भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। जो सोडियम का क्रिस्टल है वो बॉडी सेंटर के अरेंजमेंट में है, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। द रेडियस ऑफ द एटम इज 125 पिकोमीटर। व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इन सोडियम क्रिस्टल। तो एज लेंथ पूछा है, तो रेडियस जो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, रेडियस ऑफ 125 pm, और ए जो है एज लेंथ पूछा हुआ है
क्वेश्चन क्या है, बॉडी सेंटर। बस अब आपको कुछ नहीं देखना है, जो डाटा दिया है वो लिख लिए। मेन है बॉडी सेंटर, यही आपको देखना है। बॉडी सेंटर का रिलेशन पता है, ए और आर मीन्स यूनिट सेल का एज लेंथ में, और रेडियस का पता ही होगा। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वी नो लिख दिए हैं, मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, बट वी नो लिख कर आप स्टार्ट कर देंगे। वी नो फोर BCC आपको ऐसे लिखना है, बॉडी सेंटर। 4R इक्वल टू √3 है, मैंने ये याद किया था, आपको भी मैंने बोला ये याद करना है। और ए पूछा है तो ए से आप निकाल लो यहाँ पे 4R इक्वल टू √3। इसमें वैल्यू बता दो, 4R इक्वल टू 2, 5 एंड √3। इसमें आप पिकोमीटर में ही आंसर निकालना, दोनों लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है, और ये एज लेंथ तो एक लेंथ है ही। तो ए इक्वल टू, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए था 288, एंड यहाँ पे पॉइंट के बाद भी आप चल सकते हो 68 पिकोमीटर। तो एज लेंथ का वैल्यू, बट यहाँ पर आप आंसर मत छोड़ना, इस तरह लिखना होता है। ये तो निकालने नहीं बोला है आपने, तो ए डिनोट किया है, आपको बोला है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे आप लिखोगे एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ सोडियम इक्वल्स टू 288.68 पिकोमीटर। आप कैलकुलेट करना, यही आएगा। वेस्ट बंगाल बोर्ड के हो तो आपको कैलकुलेटर अलाउ है, कैलकुलेटर से आप कर लेना। उसके बाद चलो मैं कितना सिंपल था, आप देखो इससे ए अगर ए का वैल्यू दिया होता तो आर का वैल्यू निकालना होता, तो आर इक्वल टू √3a/4 करना, उससे वो निकल जाएगा। प्योर फॉर्मूला बेस्ड है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपके एग्जाम में ये बहुत कम आता है वैल्यू निकालना, आपको डायरेक्ट ये पूछा जाता है। आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें ये सब निकालने को भी जल्दी नहीं पूछेगा, आपको यही पूछेगा कि BCC का ये रिलेशन बताओ ए और आर का। उसके बाद चलो होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग को कमेंट करना है। एंड मेरे व्हाट्सअप नंबर 6290912977, इस पे जो है पिक्चर भी अपलोड कर आप मुझे देना कि कैसा है आपने सॉल्व किया। तो होमवर्क क्वेश्चन आप ले लो एंड कमेंट करना, कमेंट योर आंसर। चलो ऊपर में थोड़ा मैं इसको ट्विस्ट करने वाला हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करूँगा, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ बॉडी सेंटर है, बट मैं आगे क्वेश्चन में नहीं बता रहा हूँ कि वो कौन सा यूनिट सेल है, आप इसे खुद समझना कि कौन सा है, ठीक है। तो इसीलिए चलो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ क्रोमियम दे रहा हूँ, इस बार मैं एक एटम ले रहा हूँ क्रोमियम। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्या सर जी दे रहे हैं। क्रोमियम क्रिस्टलाइजेस इन अ यूनिट सेल। कौन सा यूनिट सेल है आप पता करना, इन अ यूनिट सेल इन विच एटम्स आर एट कॉर्नर्स एंड फेसेस। बस अब आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बता दिया था ये बॉडी सेंटर है, और यहाँ पर जो है एटम्स कहाँ पे, कॉर्नर्स पे है एंड फेसेस पर है। तो अब आपको बताना है। अब इस बार मैं चेंज कर रहा हूँ, ऊपर में ए पूछा था, इस बार मैं ए का वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 609 दे रहा हूँ, ठीक है, 609 पिकोमीटर ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ यहाँ पे क्रोमियम था, तो यस मैं सोडियम सिल्वर जो भी मना रहा है लिख दे रहा हूँ, ऑफ Cr क्रोमियम एटम। चलो क्रोमियम एटम, यहाँ पे ये जो मैंने दिया था क्रोमियम एटम या क्रिस्टल, सॉरी क्रोमियम क्रिस्टल होगा, मैं भूल जा रहा हूँ, पर लिखते टाइम जो है थोड़ा ब्रेन काम नहीं करता है, ठीक है, क्रिस्टल। सो आपको तो यहाँ पे आप सॉल्व करना, मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। यहाँ पर जो ए का वैल्यू 609 पिकोमीटर दिया हुआ है एंड आर का वैल्यू पूछा है, एंड कॉर्नर्स पर एटम है, फेसेस पर है, तो आप समझो कौन सा यूनिट सेल है और उसका बीच का जो ए और आर का रिलेशन क्या है, उसके अनुसार आप आंसर लिखकर बता देना। पिकोमीटर में ही आंसर निकालना, आंसर पिकोमीटर में ही निकालना या मीटर में, जिसमें भी आप कन्वर्ट कर निकाल सकते हो। तो चलिए यही था। उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन ये सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लेना। यही आज के लिए वीडियो था, एंड
5 नंबर जो है, पार्ट 5 जो है वो पढ़ाऊँगा मैं पैकिंग फ्रैक्शन के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको तो मतलब भूल कर भी मत छोड़ना। अब से जो पढ़ाई शुरू हो रहा है, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5, पार्ट 6 जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट। इसके बाद डिफेक्ट्स आएंगे, स्कॉट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, एफ सेंटर, मेटल एक्सेस जिसे कहा जाता है। उसके बाद आपका सेमीकंडक्टर थोड़ा सा इसमें पढ़ना है, पी टाइप, एन टाइप, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। पैकिंग फ्रैक्शन आपको पढ़ेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी दोनों क्या होता है, दोनों अलग होता है या दोनों सेम होता है। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग इफिशियंसी दोनों अलग है या दोनों सेम है, आप लोग जरूर बताना कमेंट कर। तो चलिए, आई एम आकाश राव साइनिंग ऑफ, टाटा एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।